बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, अपने नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में एक्सप्रेसो की जानिब से, मेरी जानिब से, इमरान हसन की जानिब से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। आज फिर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और मुसलसल चल रही है। कल हमने पेशगोई की थी कुछ इलाकों में बारिश की, लेकिन हल्की फुल्की ही रिपोर्ट्स आई और जो गर्मी की शिद्दत है वो बरकरार है। इस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन फिल वक्त ये जो इस वक्त नाअहली की शिद्दत है और वो लोड शेडिंग के हवाले से है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम पढ़ के थक गए हैं, बता के थक गए हैं। ये जिन बेकाबू हो गया। क्या ये जिन वाकई एक जिन है जो किसी के काबू में नहीं आता? ये नाअहली है बेसिकली। 12 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग और मुसलसल हुए जा रही है और इसमें कोई ये लोड शेडिंग किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। इस वक्त जो तलब है रिपोर्टेडली वो तकरीबन 25,000 मेगावाट है, पैदावार 19,681 मेगावाट है। एक तो इसका कौन जिम्मेदार है कि शॉर्टफॉल आ रहा है। दूसरी ये कि एक जानिब हम नेट मीटरिंग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी आप सोलर मत लगाएं, ऑलरेडी हम इनफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब हमारी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही है। लाइन लॉसेस का हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे लाइन लॉसेस वाले इलाकों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि 12 से 14 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग है। कराची में गुलशन इकबाल के मकीनों ने बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज भी किया, सड़क के दोनों ट्रैक बंद किए। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे भी लगाए मुल्क के दीगर इलाकों में भी। और ये सिर्फ कराची का किस्सा नहीं है, इंक्लूडिंग लाहौर, रावलपिंडी और अच्छे इलाकों के अंदर जहाँ जो पोश इलाके भी कहे जा सकते हैं, वहाँ पे भी इस वक्त यही सूरत हाल है। 6 से 8 घंटे तो मामूल है ही। तो ये क्यों है? क्या इसका कोई जिम्मेदार है? अभी तक तो कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है। इजलास तलब कर लिया जाता है, 1-2 सस्पेंशन कर दी जाती हैं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। गरीब के बच्चे बिलकते हैं, बिलकते नहीं, गरीब मरता है, मरता रहे। ये सूरत हाल फिल वक्त चल रही है मुल्क के अंदर और जो माशाल्लाह जिम्मेदारान हैं उनके कान पे जून नहीं रेंग रही है और वो रेंगेगी भी नहीं, चूँकि उनके अपने कमरे ठंडे हैं। खैर जी, शदीद गर्मी का भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर लूँ। टेम्परेचर्स बिकॉज हीट वेव चल रही है। जैकबाबाद, सिब्बी, मोहनजोदड़ो वगैरह यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। 52 डिग्री तक को पारे ने छुआ है। इसके अलावा लाड़काना और दादू है, मोहनजोदड़ो सिंध की, जहाँ पे मैं बात करूँ वहाँ पे इस बीन 51 डिग्रीज, 51 दर्जे की गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर साथ ही हम अगर सखर की बात कर लें, सिब्बी का मैंने तज़किरा किया, भक्कर, खैरपुर, ये भी सिंध का इलाका है, यहाँ पे 50 डिग्री, बहावल नगर 49, डीजी खान, झंग, मुल्तान गज़ की शदीद गर्मी है। इसी तरह लाहौर में भी हीट वेव अपनी शिद्दत दिखा रही है। उम्मीद ये है कि आज से 1 जून तक कुछ बारिशें हो सकती हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या ये हीट वेव को कम करता है या नहीं करता। दूसरी जानिब, एक जानिब बारिशें हो नहीं रही हैं और दूसरी जानिब जहाँ नहीं होनी थी मैच के दौरान वहाँ बारिश हो गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच था, तीसरा T20 मैच, मुसलसल बारिश के बाद उसको भी मनसूख कर दिया गया। नॉट इवन सिंगल बॉल वाज बोल्ड और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान की जो अब 4 मैचों की सीरीज़ है, इसमें पाकिस्तान के जीतने का इम्कान ख़त्म हो गया है। अब कोई भी ये सीरीज़ जीत नहीं सकता। इंग्लैंड जीत सकता है समहाउ, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पास इस सीरीज़ को जीतने का कोई हक नहीं है। अंपायर्स ने कल ग्राउंड का मुआयना किया बारिश के बाद और मैच को मनसूख करने का ऐलान किया। पहला और तीसरा मैच बारिश की नज़र हुए और एक मैच पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस की नज़र पीछे रह गया एक। अब अगर वो भी हम खुदा ना खास्ता हारे तो सीरीज़ गई, अगर जीते तो फिर हम सीरीज़ बराबर करने में कामयाब होंगे। प्रेशर मजीद बढ़ गया है पाकिस्तान टीम के ऊपर। सो देखते हैं कि क्या सूरत हाल आती है, इस पे भी आगे जाके हम इन डिटेल्स बात करेंगे। और एक और अहम फैसला पॉलिटिक्स के हवाले से हुआ। नवाज शरीफ इज़ बैक इन एक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ हिज पार्टी। अब एक मोस्ट पावरफुल शख्सियत के तौर पर एक बार फिर सामने आए हैं और कल उन्होंने कहा कि मुझे निकालने वाले देख लें, मैं खड़ा हूँ। इस पर हमने बात करनी है, बड़ी खबर। बस जी, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये सियासतदानों की ज़िंदगी है, कभी उभरते हैं, कभी डूबते हैं। कैसे उभरते हैं, कैसे डूबते हैं, ये अलग स्टोरी है। लेकिन आप ये मानिए कि रेजिलियंट होते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं मुख्तलिफ सियासतदान। आजकल अगर कोई ज़ेर अताब है तो हो सकता है कल वो दोबारा महताब बन के चमके, और आज कोई महताब है तो हो सकता है कल ज़ेर अताब हो। ये तो हमारी तारीख रही है। नवाज शरीफ फिल वक्त महताब बन के चमके हैं, ज़ेर अताब नहीं है। इस वक्त खान साहब ज़ेर अताब हैं। 2018 फरवरी के इंतखाबात आपको याद होंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। उन्होंने नून लीग के जो कायद हैं उस वक्त के, नवाज शरीफ साहब, उनको पार्टी सदारत से हटा दिया था, नाअहल करार दिया था, ज़िंदगी भर के लिए हटा दिया था। एक बार फिर कल मुस्लिम लीग ने उन्हें अपना सदर मुंतखब किया है। पार्टी की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ कल, इससे उन्होंने खिताब भी किया और कहा कि साकिब निसार, आपने मुझे ज़िंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, आज लोगों ने आपका फ़ैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। बुलाएं उन लोगों को,
जिन्होंने ये फैसला दिया था। नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है, मगर आज एक बार फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कारकुन मुझे वापस ले आए हैं, उन्होंने कहा। 1990 में जब हुकूमत बनाई, नवाज शरीफ साहब ने बताया, और वज़ीर आज़म बना तो बीच में टांगें खींचने वाले ना आते तो यहाँ गुर्बत और बेरोज़गारी नाम की चीज़ ना होती। नवाज शरीफ ने यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर किए। उन्होंने कहा कि मैं चल कर गया आपके पास, साथ चलने की बात की, आप राज़ी भी हुए, फिर लंदन जाकर एहतजाज का प्लान बना लिया, पता नहीं किसकी माँ पे धरने शुरू कर दिए। जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र किया कि उन्होंने खुद मुझे कहा कि हम तीसरी क़ुव्वत को लाना चाहते हैं। तो खान साहब बताएं, क्या वो तीसरी क़ुव्वत आप नहीं थे? आप नहीं थे तो वो कौन था? वो अंपायर की उंगली जो उठी थी वो तीसरी क़ुव्वत की थी और वो आपके लिए उठी थी। कल उन्होंने एक बार फिर, और ये हमले सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए, ज़बानी हमले शहबाज शरीफ साहब ने भी किए। और उन्होंने तो मौजूदा अदलिया के अंदर कहा कि जी कुछ काली भेड़ें हैं जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बाहर लाना चाहती हैं, लेकिन ये जो 25 करोड़ आवाम है ये इंसाफ करेगी और ये उनको शायद बाहर नहीं आने देगी, ऐसा कहना था या ऐसा इशारा था शहबाज शरीफ साहब का। तो एक तो नवाज शरीफ साहब की जो सदारत है ये किस जाने मामलात को लेकर जाएगी, दूसरी जानिब गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, मुसलसल क्या कहना चाहिए, धमकियां देते नजर आते हैं। मुसलसल उनके लहजे में तलखी है और वो कहते हैं कि मैंने एक बटन अगर तरबेला से बंद किया तो आधे पाकिस्तान की बिजली गई और हम अपना हक लेंगे, हमें हक लेना आता। ये बात वो मुसलसल कर रहे हैं। एक जानिब उनकी मीटिंग में नेगोशिएशंस होती हैं, एक जानिब जाके KPK में वो धमकियां देते हैं। इस रवैये पे भी हमने बात करनी है। सो वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट टुडे। पाकिस्तानी सियासत माशाल्लाह बड़ी जरखेज़ है, ख़त्म नहीं होते टॉपिक्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, आप इनको जानते हैं, सुनते हैं। उनसे हम ज़रा राय लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। माशाल्लाह वेयरिंग अ वेरी नाइस मैरून शर्ट। आमिर ज़िया साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। एक तो ये कि सबसे पहले तो चलें इसी डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। मैं इस डेवलपमेंट को थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूं कि अब ये जो नून लीग ने पिछले कुछ अरसे में उनका जो एक पॉलिटिकल कैपिटल था वो न सिर्फ दाव पे लगा बल्कि वो गया भी, चाहे वो PDM की गवर्नमेंट की सूरत में हो या मौजूदा गवर्नमेंट की सूरत में हो। और नून लीग ने बड़ा सफ़र किया है अपने वोट बैंक को लेकर। अब ये एक सीरीज़ ऑफ रिवाइवल है और उसकी एक बड़ा अहम ये हिस्सा था जो कल नवाज शरीफ साहब ने अबूर किया। इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? क्या वो इम्पैक्ट देख रहे हैं जो एक्सपेक्ट कर रही है नून लीग के नवाज शरीफ साहब के आने के बाद होगा, या फिर मामला मुख्तलिफ होंगे? देखिए, नवाज शरीफ का तो एहा हो गया है, लेकिन उनकी मकबूलियत का, उनकी जमात की मकबूलियत का एहा जो है ये कभी सवालिया निशान है। जो फरवरी के इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा कि उसमें तो इतनी पजीराई नहीं मिल सकी नून लीग को, हालांकि बहुत ज्यादा इनको मदद मिल रही थी और इनके जो मुखालफीन थे वो बिल्कुल रस्सियों पे थे, उनके हाथ पैर बांध कर इनके आगे डाल दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि नून लीग जो थी उनकी मुतासिरकुन जो थी कारकर्दगी नहीं थी। लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, बैरून मुल्क से कैंपेन को लीड करेंगे। उनकी पूरी कैंपेन का जो महवर था वो नवाज शरीफ साहब थे। यानी कि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, उनको चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात हो रही थी। मरियम साहिबा को एज अ क्राउड पुलर लेकर लाया गया था, लेकिन हमने देखा कि उनकी उड़ान नहीं भरी। अब मतलब सदर बनने के बाद मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई है कि जो अनहोनी हुई हो। पहले मतलब बरसा बरस तक सदर रहे और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की 21वीं सदी की सियासत पे जो है वो 20वीं सदी मुसल्लत है। तो बहुत बारह के आजमाए हुए लोग हैं और इनसे अगर आप ये तवक्को करें कि कोई जुदा करके दिखाएंगे, कोई बिल्कुल नई चीज करके दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अजीबोगरीब सी ख्वाहिश होगी या तमन्ना होगी। ज़ाहिर माजी में नवाज शरीफ साहब ने किया, अच्छा किया, बुरा किया, अगर आप इसमें बात करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने माजी में किया अब भी वो यही करेंगे। और अब तो ज़ाहिर है कि उनकी जो सियासत का पीक का दौर था, अरूज का दौर था, गुजर गया। अब तो एक फेडिंग लाइट है, उम्र के उस हिस्से में है कि आप नहीं समझ सकते, तो बिल्कुल नई चीज कर दें, कोई बड़ा एक नए तवानाई के साथ आकर वो जो है पाकिस्तान में सियासत करे। फिर एक ढलती उम्र है उनकी, बुजुर्ग आदमी है, उसका आप ये समझे कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज करेंगे जो पहले उन्होंने नहीं की थी, अनहोनी चीज करेंगे इमरान, तो मुझे उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं है। जी ज़िया साहब, एक ढलती उम्र के बुजुर्ग आदमी जेल में भी हैं, उनके पास ये ढलती उम्र के बुजुर्ग आदमी चल कर गए थे, उनकी सियासत का टेक ऑफ था और इनकी सियासत पीक पे थी उस वक्त। आई एम टॉकिंग अबाउट 2013, जिसका कल रेफरेंस भी दिया उन्होंने। अच्छी बातचीत हुई, अच्छी मुलाकात हुई, प्यार भरी बातें भी हुई, ताउन की यकीन दहानी भी हुई बतौर अपोजिशन लीडर, लेकिन फिर मामला मुख्तलिफ हुआ एंड देन रेस्ट इज अ हिस्ट्री, वी ऑल नो।
एक तो ये कि तहरीक इंसाफ ने उनका जो एक बड़ा हिस्सा है सियासत का वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स पे ही बेस्ड है। हमने देखा है कि वो एहतजाज पे बेस्ड है, उनको फायदा भी हुआ है समाव, लेकिन मेनली उसके अंदर एहतजाज हमें नजर आता है, नेगोशिएशन नजर नहीं आती। अब जब मुल्क इस नहज के ऊपर है कि हर शख्स, हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर और नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी ये कह रहा है कि जब तक हम मिल के नहीं बैठेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अब आपको उधर से कुछ रवैये में तब्दीली नजर आती है? इधर से तो जो दौरे तलखियां था वो तो गुजर चला, लेकिन क्या उधर से भी आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि बातचीत हो? इमरान साहब देखिए, रवैये में जो तब्दीली होगी वो दोनों तरफ से होगी। अगर पीटीआई जो है वो विक्टिमहुड का कार्ड खेल रही है और उनको वो बार बार इस बात को कहते हैं कि उनकी पार्टी को उसके जायज जमहूरी हकूक है, जलसा जुलूस करने की आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी, उन्हें एक नॉर्मल तरीके से काम करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तो सब तक जाहिर है कि उनके लहजे में और उनके रवैये में सख्ती बरकरार रहेगी। तो उनको ये भी एक शिकायत है कि जो उनकी मरकजी क़यादत बशमूल उनके जो चेयरमैन इमरान खान साहब वो जेल में है और उनके नज़दीक उनके तय जो है उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए, मुकदमात बनाए गए हैं। अब ये अलग बात है कि उससे क्या नतीजा निकलता है। मैं उनकी हिमायतियों की बात कर रहा हूँ, वो समझते कि बड़े हल्के मुकदमात है, उसके अंदर मतलब है वो उसकी संजीदगी से नहीं लेते। तो अब जाहिर है कि वो रवैये में तब्दीली बिल्कुल होनी चाहिए। पीटीआई को गुफ्तगू भी करनी चाहिए, मैंने रवैये और इत्तेदाल की सियासत भी करनी चाहिए, लेकिन क्या हुक्मरान जो है उनको इस बात के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो इत्तेदाल की जानिब आए और वो एक नॉर्मल पॉलिटिक्स करें? क्योंकि अभी तक जो रवैये हैं वो तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से बड़े ही सख्त रवैये हैं। आप सिर्फ एक पीटीआई को इसका जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। आप जो नून लीग के लबो लहजे में जो गुफ्तगू होती है, जिस तरह से वो कभी कभार वो बात कर देते हैं कि गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन अमली तौर पे जो कुछ कर रहे हैं वो उसकी नफी करता है। तो इत्तेदाल आना चाहिए, पाकिस्तान की सियासत से महाजराई का खात्मा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की तवज्जो जो है क़यादत की वो मईशत के एहा की तरफ हो। जी ठीक है। कल एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, उमूमी तौर पे नहीं ऐसा देखने में आता। बहरिया टाउन के दफ्तर पे छापा पड़ा, फिर एक ट्वीट किया उसके जो बहरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज साहब, उन्होंने कहा कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा जितना प्रेशर डाल लें। आपके ख्याल में ये वाकई कुछ ऐसी डेवलपमेंट है? क्योंकि इससे पहले तो वो प्रेसिडेंट सरदारी के बड़े करीबी समझे जाते थे, एक नेगोशिएशन की टेप भी वायरल हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद अब ये सूरत हाल बनना, ये क्या बुनत है? ये किस जानिब मामला आपको जाता नजर आ रहा है? देखिए, मलिक रियाज साहब जो है वो सिर्फ जरदारी साहब के नहीं, जो इक़्तिदार में लोग रहे हैं उनसे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। और पाकिस्तान में जो भी बिजनेसमैन होता है वो जब तक तमाम लोगों से, उनके तमाम स्टेक होल्डर से अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, पाकिस्तान में धंधा करना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा, मलिक रियाज साहब के हवाले से एक शोहरत है, उन पर बहुत सारे इल्जाम भी रहे, मुतनाज़ा शख्सियत भी है, लेकिन साथ साथ डायनेमिक शख्सियत भी है। बहुत सारे लोग जिनके डेवलपमेंट मॉडल की बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है उस पर तनकीद करते हैं कि जनाब जिस तरह से उन पर इल्जाम है कि जमीनों पे मतलब उन्होंने फैलाया, कब्जा किया, तो वो दोनों चीजें हैं, मतलब साइड के दोनों पॉइंट्स हैं वो। अब यहाँ पर जो है मतलब है ये तो हिज वर्ड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ हिज राइवल्स वाली बात है कि उनका एक कहना है कि जी अलकादिर ट्रस्ट में उनके ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा है कि वो चेयरमैन इमरान खान की पीटीआई के चेयरमैन उनके खिलाफ जो है वो अपनी बयान दें, वादा माफ गवाह बने। अब ये जाहिर है कि उनकी अपनी जमीन की बात है कि वो इस पर तैयार होते हैं नहीं होते हैं कि उस केस के अंदर, क्योंकि बात ये कि वो एक जो पॉइंट थे वो तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास आ गए हैं, ठीक है ना, वो ये नहीं हुआ कि वो गायब हो गए। अब ये एक अलग सवाल है कि जो यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी गई थी वो क्या वाकई करप्शन है? वो जो है मतलब एक जब तक फैसला नहीं होता हम लोग इस सवाल या पाउंड्स की पोजीशन जो है वो राइट वे में है, यानी ठीक जो है वो राइट वे में है नहीं है, तो अभी इसका फैसला मेरे ख्याल में प्रेजुडिस मैटर है, अदालत को फैसला करना है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी हर काम जो है मुतनाज़ा हो जाता है और पाकिस्तान में सीधे तरीके से न सियासत मुमकिन है और न अपना ही कारोबार। जी ठीक है। अच्छा, ये एक जो नैब कानून के अंदर तब्दीली की गई है, ये भी एक बड़ा अहम मरहला है। इससे पहले जब नून लीगी रहनुमा सारे ही तकरीबन जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो नैब के शिकंजे में रही है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ एंड हु नॉट, सभी रहे। अब इसको तब्दील किया गया है, जो रिमांड का मामला है इसको 14 रोज से बढ़ाकर 40 रोज तक किया गया है। ये जिस छापे का तस्करा हमने किया ये भी नैब हुकाम ने ही मारा। कल कुछ मरकजी रहनुमा जिसमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ PMLN, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की और शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह तो पहले ही करते रहे हैं नैब की मुखालफत, वो तो कहते हैं इसे खत्म होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, ये कोई इंटरनल रिफ्ट को जन्म देगा या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जिसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग पुरानी गलतियां फिर से ये सियासी जमातें दोहरा रही हैं?
इमरान, एक और जाविये से इस चीज के ऊपर बात करें, क्या पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है। जी हुई है। क्या पाकिस्तान में नैब जैसे इदारों की जरूरत नहीं है कि वो इदारे कि जो मतलब है इसके खिलाफ जो है जंग कर सके, लोगों का एहतसाब कर सके? मेरे ख्याल में बिल्कुल जरूरत है। हमारे यहाँ जो सियासी क्लास है, सियासी तबका जो है, वो समझता है कि जी हमें नैब की जरूरत नहीं है, बल्कि उन एजेंसीज के जरिए हमारे एहतसाब किया जाए जो उन्हीं हुक्मरानों के जेर दस्त होती हैं, उनको काउंट कर रही होती हैं, उनके लिए काउंटेबल होती हैं। तो नैब की जरूरत तो है। अच्छा, फिर एक और बड़ा एक मजेदार बात है, क्या आप मुझे बताइए कि जो कानून साजी पहले दिन से जब से पीडीएम आई है, नैब में ही तरमीम की जा रही है। आप उनको कोई और अच्छी कानून साजी करते हुए देखा? इनकी क्या कानून साजी हो रही है? या तो मतलब है इज़हार राय का गला घोट दो या नैब को तब्दील कर दो। मुसलसल तब्दील कर रहे हैं और परफेक्ट लॉ नहीं मिल रहा है इनको। क्यों नहीं मिल रहा? आप मुझे बताएं, नैब कितने फीसद पाकिस्तानियों का मसला है? एक सवाल है। मतलब है इसका कहते हैं ना 0.001% लोगों का भी मसला नहीं है। चंद 100 चंद हजार लोगों का मसला है 25 करोड़ के मुल्क में। 200-250 लोगों का तो मसला है ना जी। वही ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, 200, 250, 300, 400, 500। तो आप ये देखिए, इनकी तरजीहात तो देखिए इन लोगों की। ठीक है। कि पहले जो राउंड में पीडीएम हुकूमत ने आके जो उसमें अमेंडमेंट्स की, उसमें तरमीम की, वो अपने हक में की, अपने फायदे में की। उन्होंने नैब के कानून को बिल्कुल अपने हक में मोड़ लिया। ठीक। अब ज़ाहिर है कि अब क्योंकि निकल गए उससे, तो अब ज़ाहिर है कि इन्होंने 14 किया था, इनके मुखालफिन उसकी जद में 40 करें, 90 करें, फर्क कोई नहीं पड़ता। हमारे इदारे को ऑटोनमस होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट तरीके से वो जो ताकतवर 62 लोग हैं उनका एहतसाब कर सके। ठीक है। तो मैं तो जाती तौर पे बड़ा ही नैब के हक में हूँ और नैब को मजबूत करने के और उसको खुद मुख्तार करने के हक में हूं, ताकि इसका गलत इस्तेमाल भी ना हो। ऑटोनमस स्टेटस उसका हो और उसके बाद डेफिनेटली हम उसके हक में हैं, हम चाहते हैं कि एहतसाब हो। बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़िया साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने अपना सियासी तज्ज़िया हमारे सामने रखा। काफ़ी आमिर ज़िया साहब अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एज़ यू नो, हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ ऐसे तिब्बी मामलात पे बात करते हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम एक ऐसे मौजू पे बात करने लगे हैं जिसमें अमूमी तौर पर आप उससे मुतासरा लोगों को तो देखते हैं, लेकिन उस पर बात होती कम देखते हैं। इर्द गिर्द अक्सर हम सुनते हैं ना कि मेरे पाँव सुन हैं, हाथों में झुंझुलाहट सी है, पाँव में जलन हो रही है। इसकी वजह क्या है? लोगों को समझ नहीं आती। हमारे हाथों में जो झुंझुनाहट है या पाँव सुन होने की क्या वजह है? ये किस चीज़ की अलामत है? बेसिकली एक बीमारी है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इसको कहा जाता है जी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और इसकी वजूहात क्या हैं? इसका एक वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने आज दो बड़े इंपॉर्टेंट मेहमानों को बुलाया है यहाँ पे। एक तो हम इसकी वजूहात पे बात करेंगे और फिर इसकी क्योर पे बात करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे मुमकिन है। तमाम तर मामलात पे कोशिश करते हैं हम बात कर लें। हमारे साथ डॉक्टर ताज जमशेद साहब हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे साथ डॉक्टर सुएब मुश्ताक, डायरेक्टर बिजनेस यूनिट मॉडर्न डाओ माकर हैं, और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। विद दैट जो क्योर का एलिमेंट है वो भी ज़रा डिस्कस हो जाएगा। सो आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। सबसे पहले तो अभी बताइए, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है क्या? ये जो पाँव का सुन हो जाना है, अमूमी तौर पे हम देखते हैं और कुछ लोगों को तो लगता है कि शायद ये हिस्सा है हमारी रूटीन की लाइफ का, बट आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम एज वी आर डिस्कसिंग। ये है क्या बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया इमरान कि आपने इन्वाइट किया। और इसमें जो न्यूरोपैथी का लफ्ज़ जो है हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन जो हमारे पाँव की और हाथों की जो नर्व्स होती हैं ख़ास तौर पे, इस तरह वैसे तो पूरे जिस्म में हमारे नर्व्स होती हैं, लेकिन ये है कि इनका मुतासर होना और ये मुतासर होने की जो वजूहात हैं उसमें ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के अंदर वो डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ है। ठीक है। कि जिसकी वजह से जो हमारी नर्व्स हैं वो अंदरूनी तौर पर आस्ता आस्ता डैमेज होती हैं, और जब वो डैमेज होती हैं तो उसकी वजह से फिर इसकी जो अलामात, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि झुंझुलाहट का होना, सुन होना, सुइयाँ चुभना, तो इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी अहम अलामात हैं कि अगर किसी को ये इस तरह का होता है तो उसमें ज़रूरी बात है कि उसका ज़रूर चेकअप भी हो और उसका देखा जाए कि इसकी बुनियादी वजह क्या बन रही है। ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई डायबिटिक है उसको ये हो रहा है तो क्या ये सेवेरिटी ऑफ डायबिटिक्स को शो करता है, और अगर कोई डायबिटिक नहीं है उसको होना डायबिटिक्स की अलामात को शो करता है? ऐसा है? बिल्कुल। देखें, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ के मरीज़ जिस तरह से हैं, और कहा जाता है कि जिसको शुगर का मर्ज़ है उसकी किसी ना किसी मरहले पे तकरीबन 50% से ज़्यादा लोगों के अंदर, शुगर के मरीज़ों में, ये न्यूरोपैथी होने का इम्कान होता है।
और देखें नर्व्स जो होती है ना हमारी, ये बेसिकली हमारा जो जिस्म है उसको बैरूनी जो माहौल है उसके साथ एक हमारा कांटेक्ट होता है। जैसे ठंडे गर्म का एहसास हमें हाथों से महसूस होता है, इसी तरह जो हम कोई चीज़ चुभती है हमें फ़ौरन पता चल जाता है, इसी तरह जो हम मुख्तलिफ़ तरह के जो जिसे कह सकते हैं कि जो नर्व्स के ऊपर जो ख़ास तौर पे पाँव के ऊपर जो मामलात हैं, बाज़ लोगों के बिल्कुल वो सुन्न हो जाते हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं ये शो करते हैं कि ये मर्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी, वो सेवेरिटी की तरफ जा रहा है। और अगर इसकी अलामात हैं नर्व्स की तो इसका मतलब है कि दूसरे अज़ा भी मुतासर हो सकते हैं। बहुत से लोग जब ये बात सुन रहे हैं तो उनको एहसास हो रहा होगा कि हम तो इसको बहुत सीरियस लेते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक तो ये कि जो मार्टिन डाउ है दे आर सेलिब्रेटिंग एक अवेयरनेस वीक भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इस को लेकर, न्यूरोपैथी को लेकर, इसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है इन पर्टिकुलर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बिकॉज पाकिस्तान में आई बिलीव हर दूसरा तीसरा शख्स जो है कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का अनफॉर्चुनेटली शिकार है, तो उनके लिए इसका जानना कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मौजू की तरफ पब्लिक को जो है वो इन्फॉर्म करने की कोशिश की है, और इसी सिलसिले के लिए मार्टिन डाउ मार्केट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम न्यूरोपैथी अवेयरनेस वीक मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों में ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूरोपैथी एक मरीज़ है जी, जो डायबिटीज़ के मरीज़ों में तो बहुत कॉमन है, उसके अलावा भी हमारी आवाम में बहुत कॉमन है। अब अगर आप नंबर्स देखें तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 3 है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पेशेंट्स फॉर डायबिटीज़। हमारी जो पॉपुलेशन है अराउंड 33 मिलियन देयर पीपल हु आर डायबिटिक्स, और अराउंड 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कंपेयर करें मलेशिया के साथ, तो मलेशिया की पूरी पॉपुलेशन 33 मिलियन है। तो वी आर लिविंग एट अ प्लेस विच इज़ नंबर 3 इन द वर्ल्ड। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 33 मिलियन पेशेंट में तकरीबन 50-60% लोग जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये चीज़ साबित हुई है कि या तो उनको न्यूरोपैथी इस्टेब्लिश हो जाती है, और न्यूरोपैथी एक ऐसा मरीज़ है जो डायबिटीज़ के शुरू के डेज़ में ही इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो न्यूरोपैथी का वो कि जिस्म में विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी कमी अक्सर हमारी आवाम में होती है। अब एक तरफ आप में विटामिन B12 की कमी है और एक तरफ आपको डायबिटीज़ है, तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपकी नर्व्स ज़्यादा मुतासिर होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखना ये पड़ेगा कि विटामिन B12 जो है उसकी क्या फादियत है। थोड़ा सा मैं दोबारा से ये जो इसका वीक ऑब्जर्व किया जाना है, मनाया जाना है, इससे क्या फ़ायदा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आम लोगों को हो सकता है, और इज इट जस्ट अप टू अवेयरनेस, या फिर आपको लगता है कि नहीं टुवर्ड्स क्योर इट विल आल्सो हेल्प? आई मीन मार्टिन डाउ की ये एफर्ट है, ये किस जानब लेकर जाएगी ये सारी कैंपेन? आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हाथ पाँव सुन्न होते हैं या पाँव में जलन होती है तो ये तो एक सिम्टम है, लेकिन ये एक सिम्टम है टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिकॉज होगा क्या कि डायबिटीज़ के मरीज़ में जब उसके हाथ पाँव सुन्न होंगे तो उसको अगर पाँव में कोई ज़ख्म होता है तो उसको महसूस ही नहीं होगा, बिकॉज उसके हाथ पाँव की सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इस तरह ही लोगों में डायबिटिक फुट होता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटिक फुट या फुट अल्सर्स बड़े कॉमन है, और यहाँ तक कि फुट एम्पुटेशंस की तरफ भी हज़ारों की तादाद में मरीज़ जा रहे हैं। बिकॉज एक तरफ तो उनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं है, दूसरी तरफ उनको सेंसेशन नहीं मिल रही पाँव में। तो अगर कोई ज़ख्म होगा तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस हैं फुट अल्सर्स के और एम्पुटेशंस के। और होता यह है कि वो मरीज़ जो हैं उसमें डायबिटीज़ की वजह से जो उनकी नॉर्मल रिकवरी है वो भी स्लो होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि न्यूरोपैथी को आप उस वक्त ट्रीट करें जब पेशेंट के मरीज़ों में ये डायग्नोज हो डायबिटीज़। तो बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो अगर ट्रीटमेंट के स्टार्ट पे दी जाएं तो वो उस प्रोसेस को स्लो कर देगा। बिकॉज न्यूरोपैथी वैसे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है। अगर आपकी नर्व्स जिस तरह आपकी आर्टरीज अगर डैमेज हो जाएं तो वो एक दफ़ा डैमेज होती हैं और एक टाइम पे जाके आपको शुरू में देख लिया जाए तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, और आगे जाके मरीजों को बिकॉज डायबिटीज 10 साल 15 साल के बाद बहुत डैमेज कर सकती है आपकी नर्व्स को। तो ज़रूरी है कि आप शुरू में ट्रीट करें और मेडिसिन से ट्रीट करें, डाइट से ट्रीट करें, ताकि मरीजों को बाद में उस स्टेज पर ना जाना पड़े, बचने से रोका जा सके, या कम से कम उसका इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ना हो। अल्टीमेटली वेयर डज इट लीड टू, कहाँ पे लेके जाती है आप? अगर हम मजमूई तौर पर इसके न्यूरोपैथी के इम्पैक्ट की बात करते हैं, एक मरीज़ को कहाँ तक लेके जा सकती है? और दूसरा ये कि हम जब इसके क्योर होने की बात करते हैं तो क्या बहुत स्लो प्रोसेस है, और क्या बहुत महंगा प्रोसेस है इसके क्योर होने का? इस हवाले से भी हमें बताइए। देखें, इसके जो अगर हम असरात की बात करें ना बॉडी के ऊपर, तो इसमें दो तरह के असरात होते हैं। एक तो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी,
अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मरीज़ है जिसके पाँव भी जलते हैं, रात को सो नहीं पाता, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, डिप्रेशन का डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग, एंग्जाइटी के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। और इसके साथ दूसरा इम्पैक्ट वो है जो कि बॉडी के ऊपर ऐसा इस बीमारी की वजह से आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि पाँव का मामला है तो उसके अंदर ज़ख़म का हो जाना, और बाज़ का तो ये होता है कि ज़ख़म इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी को चीज़ महसूस हो ही नहीं रही पाँव के, पाँव सुन्न है, ठीक है, और ज़्यादातर पाँव मुतासर होते हैं न्यूरोपैथी के अंदर, तो उसमें होता ही है कि अगर कोई चीज़ चुभ गई उसको पता ही नहीं है। पाँव जगह जो है गर्म थी, नंगे पाँव चले, वहाँ से बर्न हो गया, पता ही नहीं चला। तो हुआ ये कि ये बेसिकली अल्टीमेट लीड करता है कि वहाँ पे ज़ख़म होने का इम्कान सबसे ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़ख़म होता है तो फिर इन्फेक्शंस, और उसके बाद फिर हत्ता कि कई मरीज़ तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको गैंग्रीन हो के तो एम्पुटेशन की तरफ भी जाना पड़ जाता है। अच्छा। तो यानी कि इतने इसके ग्रेव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो इसमें बात वहीं पे आ जाती है कि जब जितना अर्ली इसको डिटेक्ट किया जाए और जितना अर्ली डिटेक्ट करके इसको कंट्रोल किया जाए और उसकी ट्रीटमेंट की जाए, उतने बेहतर इसके नताइज मिलते हैं। I've personally observed कि एक certain age group of women they feel it a lot. I mean when they gain ज़्यादा वेट उनका बढ़ जाता है, Exactly. डायबिटिक भी हों या फिर एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ख़वातीन में मुझे लगता है कि ये ज़्यादा होता है, मर्द हजरात में भी होता होगा। क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं कि ख़वातीन में ज़्यादा, या वज़न से इसका ताल्लुक है अल्टीमेटली किसी भी जेंडर से? इसका जो अगर शुगर के लिहाज से हम बात करते हैं न्यूरोपैथी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो वो मरीज़ के जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके हम बात करते हैं मरीज़ के लिए, वो ये होता है कि उनकी शुगर अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो समझें कि इसमें फिर इस बीमारी के तेज़ी से बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर वज़न का ज़्यादा होना, जैसे आपने जिक्र किया, इसी तरह ख़वातीन में हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो ख़वातीन अक्सर जो है ना, उनका वज़न उमूमन जब 35-40 से ऊपर जाती हैं तो वज़न बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो एक इम्पैक्ट है। फिर इसके अलावा कुछ खुराक के अंदर, अगर खुराक ऐसी ली जा रही है कि जिसके अंदर ये वाइटामिन जो हैं, स्पेशली जो वाइटामिन B12 है, अगर वो कम है तो उससे भी मुतासर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने उठाया, मैं आपकी इजाज़त ज़रा आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। इसके वाइटामिन B12 को बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं इसके, और ये क्या बहुत लंबे अरसे तक खाना है, कितना खाना है, इसकी क्या तजवीज़ है? देखिए, वाइटामिन B12 इट्स कॉल्ड द वाइटामिन ऑफ नर्व्स। अब उसमें जिस तरह आपको पता होगा कि विटामिन A, B, C सारे वाइटामिन होते हैं, इस तरह B12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि हर इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी वाइटामिन है वो अपनी ग़िज़ा से पूरा करे। कि विटामिन B12 किस में है, तो मोस्टली ये एनिमल प्रोटीन में पाया जाता है, जिसमें आपका मीट, आपका चिकन, फिश, एग्स इसमें है। अब वैसे भी इस चीज़ की इंटेक जितनी महंगाई चल रही है बहुत कम है आवाम में। अब एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जब ज़ियाबतीस के मरीज़ एक दवाई खा रहे होते हैं मेटफॉर्मिन, जो हर ज़ियाबतीस का मरीज़ सबसे पहले जिसको लिखी जाती है, जब आप मेटफॉर्मिन खाते हैं तो अगर आप ग़िज़ा के थ्रू ये डाइट ले भी रहे हैं तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट हो जाती है और विटामिन B12 आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाता। तो अब अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी नर्व्स अफेक्ट होंगी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन B12 का, वो है कि ये आपके ब्लड में जाके आपकी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी बनाता है डायरेक्टली। तो इन फॉर्म ऑफ डाइट लें या इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन लें, यू हैव टू इसका कोटा अपने बॉडी में पूरा रखना है, गेट रिड ऑफ दिस पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एट लास्ट आई हैव 30 सेकंड्स डॉक्टर ताज, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें यूजिंग द प्लेटफॉर्म टू द पीपल हु वाचिंग यू, जिनकी एक्सेस नॉर्मली अच्छे डॉक्टर्स तक नहीं होती है बट टेलीविजन पहुंचता है उन तक, कुछ भी कहना चाहें? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जिनको ये इस तरह की अलामात, जैसे कि पाँव का सुन्न होना है, सुइयाँ चुभना, और इसी तरह जो है वो दर्द का ज़्यादा होना रात के टाइम पे, और ख़ास तौर पे रात के टाइम पे अगर उठते हैं बार बार अगर टकरा के गिरने का इम्कान बढ़ जाता है, तो अगर इस तरह की अलामात मरीज़ों को हो रही हैं या पाँव का जलना है, तो उनको ये चाहिए कि सबसे पहले तो अपने करीबी जो भी फिजिशियन है उससे रब्ता करें और अपने कुछ टेस्ट जो हैं ज़रूरी वो ज़रूर होने चाहिए। और उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि सबसे अहम जो है वो शुगर का टेस्ट है। लेकिन अगर शुगर नहीं है तो उसके लिए फिर हमें दूसरे जो टेस्ट हैं वो देखने चाहिए कि इसकी और क्या अलामत हो सकती है, और अपनी खुराक को बेहतर करें। और खुराक के अंदर जैसे कहा कि दूध है, अंडा है, गोश्त है, इसको मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए, या फिर यह है कि
आप अगर नहीं ले सकते तो फिर विटामिन B12 जो है थोड़ी मिकदार में लेना राइट, वी ज़रूरी हैव है। टॉक्ड अबाउट पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर पाँव सुन होते हैं, झुनझुनाहट होती है, डोंट टेक इट लाइट। ये आपके लिए किसी बड़ी बीमारी का पेशखैमा हो सकता है। विटामिन B12 इज़ द फैक्टर जिसके ऊपर हम करना है। डॉक्टर से मशवरा कीजिए, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। आप दोनों मेहमानों का, प्रोफेसर डॉक्टर ताज और डॉक्टर सोहेब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आपके आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी हमारे सेगमेंट से। इस पर हम बात करते रहेंगे इन फ्यूचर एज वेल। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इससे पहले के इस हिस्से से आपसे इजाज़त चाहें, आपको एक अहम अपडेट पहुंचाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हुंजा और गिलगित की वादियां आपको मालूम है शानदार खूबसूरती की वजह से मशहूर है। ये खूबसूरती एक भरपूर सकाफती विरसा भी रखती है और यहाँ से जो मेहमान हैं यहाँ पे उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है। इनकी जो मेहमान नवाजी है सयाहों को अपनी तरफ खींचती है और हर साल दुनिया भर से हज़ारों सयाह ऐसे हैं जो इन वादियों का रुख करते हैं। अमन और सुकून नज़र आता है यहाँ पे, कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये जगह है। अब यहाँ पे एक वाक़या हुआ और वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक जर्मन सयाह थे जो कि हुंजा में सयाहत की गर्ज से आए और वहाँ पे उन्होंने पैराग्लाइडिंग की। एक पैराग्लाइडर जो उनमें से थे वो गिर गए, ज़ख्मी हो गए, जिसकी इतला फिर पुलिस को मिली और मकामी लोगों को मिली। इसके बाद पुलिस और जो मकामी हुंजा रेस्क्यू मिशन है जो रिपोर्टेडली आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट है, उन्होंने वहाँ पे जो ये पैराग्लाइडर थे इब्तदाई तिब्बी इमदाद उनको फराहम करने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पहाड़ से इस ज़ख्मी सयाह को कुछ तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना इट वाज नॉट इजी एट ऑल। लेकिन ये शायद हुंजा के लोग या हमारे नॉर्दर्न के लोग ही कर सकते हैं, जो अपनी मिसाल आप हैं। ख़ास तौर पे अगर हम रेस्क्यू वर्क की या हेल्प की बात करते हैं तो उन्होंने जनाब बेहतरीन काम किया। ये जो गैर मुल्की सयाह हैं बिलूलू के मकाम पर, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, इस चोटी पर से गिरे और फिर उन्हें रेस्क्यू किया गया। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। तो हमने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करें, ऐसा होना चाहिए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, आपको खुशामदीद कहते हैं और क्या खूबसूरत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की खबर हमारे पास है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के आगाज़ में वो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज़ के हवाले से। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वॉलीबॉल खेलने के लिए और इसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हरा दिया है। 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी है। क्या बात है। अगर मैं डिटेल्स पे जाऊँ तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का लियाकत जिम्नेजियम है, बड़ा मशहूर। यहाँ पर यह मैच खेला गया। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार खेल पेश किया और 25-22 25-22 और 25-20 से थोड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, लेकिन ये मैच अपने नाम किया। और सबसे बड़ी बात, इंप्रेसिव बात यह है कि शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए आई। 3 मैचों की ये सीरीज़ है। पाकिस्तान 1-0 से इसमें इस वक्त सबकत ले चुका है और दूसरा मैच जो है वो आज खेला जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप लियाकत जिम्नेजियम चले जाइए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर आप इस मैच को देखिए और दोनों टीम्स को सपोर्ट कीजिए जो अच्छा खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़बरदस्त है भाई वॉलीबॉल के अंदर और ये मनाजिर बड़े खूब है। हमने इनिशिएट किया था वॉलीबॉल प्लेयर्स को सामने लाना, इस पे बात करना और हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे इसके ऊपर और इसके साथ साथ आगे जाके हम क्रिकेट पे भी बात। फिल वक्त हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा घर और इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हमारे मेहमानान हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज जो ज़ैनब हैं हमारी होस्ट, वो पहुंची हैं अम्मार बेग के घर, जो कि एक सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, वारिस बेग साहब के साहबजादे हैं। उनसे क्या गुफ्तगू हो रही है मेरा घर के अंदर आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक्सप्रेसो के सेगमेंट मेरा घर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसे यंगस्टर से जिन्होंने अमेरिका से IT की तालीम हासिल की और पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना लोहा भी मनवाया। तो वो आखिर यंगस्टर हैं कौन, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका घर आपको दिखाएंगे, उनका लाइफस्टाइल भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? good. प्लीज कैसे प्लीज हैं प्लीज आप? हैव अ सीट। मैं ठीक। थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये है वो गेस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, हमारे गिटार बजा रहे थे, चले हमें भी कुछ बजा के सुनाएं। आई विल प्ले समथिंग फॉर यू। ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया। लेकिन आई गेस Thank you. इतना अच्छा बजाते हैं, प्रैक्टिस रोज़ाना सुबह करते हैं? ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन प्रैक्टिस होती है।
आई हैव अ स्टूडियो इन द बेसमेंट, वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे मैं वोकल्स की प्रैक्टिस करता हूँ। आई थिंक वी शुड गो इनसाइड। ओके श्योर, चलिए Alright. लेट्स गो। अच्छा व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि अमार जो हैं वारिस बेग साहब के बेटे हैं। और अमार, जिस तरह से भी अपने बाबा की बात की कि डेफिनेटली आप म्यूज़िक सुनते थे बचपन से ही, आपको शौक़ पैदा हो गया था इस चीज़ का, तो बाबा ने कितनी हेल्प की इस प्रोफेशन में? ये मुझे हेल्प ज़रूर मिली है कि एक लेजेंड हु हैपेंस टू बी माय फादर, वो मुझे गाइड करते थे थ्रू आउट माई होल लाइफ। एंड वो उनकी गाइडेंस मेरे साथ रहेगी वैसे भी इंशाल्लाह। तो आई गॉट रियली लकी इन दैट वे। बट और मामलात में उन्होंने क्या, आप अपनी जंग खुद ही लड़ोगे। अमार, जिस तरह से आपने बताया, आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है इस प्रोफेशन में। इवन फादर भी सिंगर थे लेकिन उसके बावजूद आपने मेहनत की। अमेरिका में आपने पिज़्ज़ा शॉप्स में काम भी किया जी। है, उस बारे में भी बताएं। एक ही थी पिज़्ज़ा शॉप जहाँ पे अच्छा। मेरी पहली जॉब थी। अच्छा। यूएस में। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बट आई फील लाइक जब आप खुद अर्न करना शुरू करते हो पैसे, बिल्कुल। तो फिर आपको पैसे की कदर भी होती कदर है। आती है। अमार, पाकिस्तानी जो फिल्मों में गाने हैं उनमें और एक रवायती गानों में क्या फ़र्क आप देखते हैं? कंटेंट वाइज खास तौर पे। ज़मीन आसमान का फ़र्क अच्छा। है। फिल्म के अंदर एक सिचुएशन होती है, उसमें एक सिनेरियो के ऊपर गाना जब आके लैंड होता है, दैट्स व्हेन अ सॉन्ग बिकम्स सो बिग। उसमें पीछे एक बैकग्राउंड चल रहा होता है, फिर उसको रिलेट करते हुए गाना आता है, फिर आप उसको इंजॉय करते हो। वैसे जो आप म्यूजिक सुनते हो वो खाली या ऑडियो होती है या खाली वीडियो होती है, उसकी कोई बैक स्टोरी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता। आई वाज लकी इनफ कि मैंने पाकिस्तानी मूवी में भी गाना गाया। अच्छा। मेरा जो डेब्यू था वाज विद सईद नूर साहब, चाइना इना मूवी का नाम था। उसमें मैंने 4 गाने गाए थे। अच्छा अमार, आपने 4 गाने गाए मूवी में, तो कोई एक गाना हमें भी गा के सुनाएं। श्योर। गिटार पे सुनाओ? हाँ श्योर। ओके। चाहूं इस कदर मैं तुझे, पल भर चैन आए ना मुझे, मुझको बचा ले तू, जियूं जो तेरे बिन जियूं, मर जाऊं मैं। ग्रेट, बहुत Thank खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा अमार, ये बताएं सिंगिंग के अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो गया होगा, आई लव कार्स। हाँ। मेरा छोटा भैया, उसको भी गाड़ियों का बहुत पैशन है। आई लव टेक्नोलॉजी, नए से नए जो गैजेट्स आते हैं, हाँ। कोई कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, कुछ भी हो तो वो मुझे जैसे ही आता है वो मुझे चाहिए होता है। खाने का मुझे बहुत शौक है। फूडी हैं। शायद मेरे फिजिक से ना लगता हो, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे 4 साल पहले मिले थे या 5 साल पहले मिले थे, वो देख के बिल्कुल कहते होंगे कि शौकीन है बच्चा खाने का। अच्छा। But I've lost a lot of weight. But I love food. जिम करते हैं? Die hard लाहौरी। तो अगर आप लाहौरी हो तो आप फूडी कैसे नहीं हो बिल्कुल, सकते? बिल्कुल, और सॉरी बिल्कुल। मैंने आपकी बात काटी। मैं जिम नहीं करता, but I've recently started mixed martial arts training. अच्छा ठीक है, ये आपकी सेहत का राज है फिर। बिल्कुल। अच्छा अमार, कितने बहन भाई हैं? मैं हूँ, I'm the eldest one, and there's a sister, अच्छा। and उसके बाद एक छोटा भाई है। अच्छा, घर में शरारती हैं, शरारत करते हैं बाकी बहन भाइयों मैं की घर में नहीं नस्बत? करता, मैं बाहर करता हूँ शरारतें। अच्छा, आपको देख के लगता नहीं है वैसे अब शरारती है। है ना, अच्छी बात ऐसी होना चाहिए। नो, बट घर पे नहीं, घर पे ज़्यादा शरारतें नहीं। अच्छा अमार, ये आपके बाबा ने गाना गाया, बड़े खूबसूरत गाना है, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में। आपसे सुनना चाहेंगे, कोई 2 बोल आप सुना दें इसके। आई वुड लव टू। आपको मैं वो अपने स्टूडियो में सुनाऊँ पियानो हाँ पे? हाँ श्योर। अच्छा अमार, आपके घर में पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत लगी हुई हैं, तो किसको शौक है, बाबा को या मामा को? पेंटिंग्स का शौक सबको है, डेकोरेशन का, अच्छी अच्छी चीज़ों का। बट ये जो आप पेंटिंग सब देख रही हैं, ऑलमोस्ट घर में सब लगी हैं, ये डैड बड़ी मेहनत से, मुश्किल से लेके आए हैं। अच्छा। बाहर से कितनी कहाँ से इकट्ठी की हैं। या नाइस। चलो, बहुत खूबसूरत घर सजा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो इतने सारे अवार्ड्स माशाल्लाह। आपने भी सोचा हुआ है कि आपको भी इससे ज़्यादा अवार्ड्स लेकर आने हैं घर पे? एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। मेरे ऊपर रूम में कुछ पड़े, बट इतने नहीं है। ओके, सो दिस इज माय स्टूडियो। वंडरफुल, बहुत Thank you, खूबसूरत thank है। you. सारा मैजिक इधर ही होता है। कल शब
उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। खूबसूरत, बहुत you. खूबसूरत आपने गाया है। Thank you so much. अभी आपके साथ हम करने वाले हैं रैपिड फायर, तो आप रेडी हैं? No. वो तो करना पड़ेगा आपको। Let's find out. चले पीछे हाँ, बैठे। चलिए, चलिए। आइए। अच्छा अच्छा अमार, आपने जल्दी से रिप्लाई करना है, ठीक है? ओके। अच्छा अब आप मुझे बताएं, अकल बड़ी के इश्क? इश्क अच्छा इश्क में अक्ल नहीं चलती, अच्छा। इश्क में बस हो जाता है। सास बुरी है या आस? आस। क्यों? उम्मीद नहीं लगानी चाहिए किसी से। सिंगर रहना ज्यादा बेहतर है या सिंगल रहना? सिंगर रहना, सिंगर विद द आर, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सिंगर होगा तो सिंगल कभी रह ही नहीं सकता वैसे भी। हाँ। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अमार, चाहत फतेह अली खान को एक लफ्ज में डिस्क्राइब करें, बहुत कम वक्त है, जल्दी से। अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी से, you don't have it. I just said one word. Yes, only in one word. I just did. I said Yes. astaghfirullah. You can do. I just said Oh astaghfirullah. my God. Okay, ठीक है। Okay. अच्छा अब मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है, अगर आपको म्यूजिक वीडियो करने का मौका मिले किस सिंगर के साथ करेंगे? नंबर 1 राहत फतेह अली खान, नंबर 2 चाहत फतेह अली खान, नंबर 3 आतिफ असलम। एक चूज करना है जल्दी से। There's no brainer. Absolutely आतिफ असलम। कौन ज्यादा तकलीफ दे है, मोहब्बत या महंगाई? महंगाई पाकिस्तान की बड़ी तकलीफ दे है। ठीक है, मोहब्बत और वैसे ही तकलीफ दे होती है। तो कौन सी ज्यादा है? कौन सी ज्यादा है? आई थिंक मोहब्बत। मोहब्बत तकलीफ देती है? हाँ। आप जो हैं इस वक्त हमारे जो यंग सिंगर्स हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं, और अगर देखा जाए तो आपने बहुत प्यारी बातें की, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जिस तरह से आपने मेहनत की बात की कि मेहनत करे इंसान तो कुछ भी पा सकता है। तो कोई एक मैसेज जो आप यंग सिंगर्स को देना चाहें? ज़ैनब, मेरी एडवाइस सबसे ये है कि पहली बात अपनी मेहनत, रियाजत, प्रैक्टिस उसको ना छोड़ें, वो लगातार होनी चाहिए। और अब हर आर्टिस्ट, कोई भी सिंगर हो, इंडिविजुअली एक रेकॉर्ड लेबल है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए, आप खुद कर सकते हो। यू डोंट नीड अ रेकॉर्ड लेबल या कोई प्रोडक्शन हाउस। तो आप जो भी कर रहे हो उसको आप पोस्ट करो इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे, एंड यू शुड बी एबल टू गेट समवेयर। और सबसे इम्पोर्टेंटली अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनसे प्यार लो, उनके सामने झुकें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, तो कामयाबी पीछे पीछे आपकी। अच्छा अमार, आपका घर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत घर था, और आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है बहुत सारे व्यूवर्स को कि मर्द भी घर को बहुत अच्छा सजा सकते हैं, क्योंकि आपके बाबा ने घर बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया है। आई एग्री विद यू 100%। थैंक यू मतलब मर्द किसी चीज़ से पीछे नहीं है, ये मैसेज है। बिल्कुल भी नहीं पीछे, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका अमार, आपका वक्त देने का, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। थैंक यू। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे वो यंगस्टर सिंगर जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया है, और सबसे खूबसूरत बात जो इनकी पर्सनालिटी की हमें लगी कि मेहनत करके इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। होपफुली आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, और मोस्ट फेवरेट, आप इतने अच्छे अच्छे टॉपिक करते हैं, उनको ट्रेंड नहीं करते यार व्यूवर्स, आप ट्रेंड करते हैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। अब हमारी मजबूरी भी बन जाती है, मैच हो ना हो फिर हम कहते हैं बात कर ली जाए ताकि आपकी तसल्ली और तशफ़ी रहे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ जारी है, कल का मैच भी मनसूख हो गया, अब 4 में से 3 गए,
3 टपक गए, एक मैच हुआ और वो हमारे हक में नहीं हुआ, वो हमने खुद हार दिया। 2 मैच बारिश की नज़र हुए, एक पीछे रह गया है और सारी नज़रें अब उसी के ऊपर हैं। यानी कि एक आखिरी मौका है, हम वर्ल्ड कप से पहले एक मैच खेलकर अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें, कुछ अपने कॉम्बिनेशन पे काम करें और कुछ बेहतर कर लें। 23 रन से हम सेकंड मैच हारे थे। कल जो मैच था उसकी अगर बात करें तो वैसे बुध को जो लीड्स वाला मैच था वो भी कैंसिल हुआ, दिन कल कार्डिफ वाला भी कैंसिल हुआ। अब अगले मैच के ऊपर नजरें हैं और इस पे हमने थोड़ा सा तबसरा भी लेना है, थोड़ी सी बात भी करनी है। ओवल ग्राउंड के अंदर ये मैच खेला जाना है, द क्लासिक हिस्टोरिक ओवल ग्राउंड, और कैसा मैच होता है इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अहमद नजीब हैं, क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो पहले तो उनसे पूछते हैं कितने दिल बर्दाश्त हैं पहले ये जो 2 मैचेस नहीं हुए। अहमद, कैसा फील हो रहा है 2 मैच नहीं हुए? एज अ वेन्यू इंग्लैंड को आप कैसे देखते हैं? यार बड़ा डिस्टर्बिंग नहीं है मैचेस का ना होना? हाँ जी बिल्कुल, आप वो बड़ी एक हैरत अंगेज सी बात लगती है कि दुनिया में कितनी तरक्की होगी लेकिन स्टिल समहाउ अनफॉर्चुनेटली नेचर के हाथों हम मजबूर हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि वो मैं एक स्टैट देख रहा था, मजर अरशद जो बड़े अच्छे स्टैटिस्टिशियन उन्होंने शेयर किया था कि पाकिस्तान के पहले पूरे मतलब T20 हिस्ट्री में को 2 से 3 मैच बारिश की नजर हुए और पिछले 15-20 मैचेस में से हमारे बहुत सारे यानी 7-8 मैच शायद बारिश की नजर हो गए। तो ये जो टेन्योर है यही कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए चल रहा है। अच्छा, somebody was telling कल, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, ऑडियंस में से किसी एक ने ये बताया कि हम कोई इस 2024 के अंदर 15 में से सिर्फ कोई 5 या 6 मैच हम जीत सके और कोई 8 मैच हमने हारे हैं T20। क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। अमर, देखिए एक सिचुएशन है 2023 के जो हमारी PSL हुई थी ना, उसके बाद हमने ये तय किया कि हम बाबर रिजवान की ओपनिंग को ब्रेक करेंगे और हम यंग और ज्यादा तेज खेलने वालों के साथ जाएंगे। तो हम और स्टिल चूंकि लैक ऑफ प्रोसेस ठीक था, मतलब सोच ठीक थी, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरी थी। तो उसकी वजह से अभी आप देखिए कि 1 साल से जायद होने को हम वो एक्सपेरिमेंट में ही फंसे हुए हैं और वो निकल ही नहीं पाए। आइडियली क्या होता है कि टीमें कम से कम 8 से 10 मैच पहले डिसाइड कर लेती है, अच्छा अब ये हमारा ओपनिंग पेयर होगा, इन्हीं को हमने सारे मैचेस देने हैं ताकि इनको कॉन्फिडेंस आए। हम एक मैच रह गए अभी, स्टिल वी आर नॉट श्योर हमारे ओपनर कौन होंगे। तो मैं कहूंगा कि बहुत ही पुअर मैनेजमेंट हुई है जिसकी वजह से हम हारते रहे, एक्सपेरिमेंट भी करते रहे, हारते भी रहे और कुछ अचीव भी अब तक कुछ अचीव भी नहीं किया, गलतियों से सीखा भी नहीं। अच्छा, आपने कहा इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई, इसको जरा फर्दर एक्सप्लेन करें। इंप्लीमेंटेशन से मुराद द चॉइस ऑफ प्लेयर्स दैट वी मेड, आई मीन इस प्लेयर को ब्रेक करके जिनको लेके आए वो चॉइस ठीक नहीं थी, या वो पोजीशनिंग ठीक नहीं थी, या अगेंस्ट द टीम्स जिस तरह उनको खिलाया गया वो टीम्स की चॉइस ठीक नहीं थी, उनको वहां नहीं खिलाना चाहिए था जहां हमने खिलाया। इंप्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करें जरा। मैं जिसको क्विकली बता देता हूं, 2023 की PSL के बाद हमने बिल्कुल एक नई टीम इसमें सीनियर प्लेयर को सबको रेस्ट करा दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में भेज दिया शारजा में। एक ये कि शारजा का पिच बड़ा मुश्किल है, हम बैटिंग पिचेस पे हमारे प्लेयर रन्स करके आ रहे थे, इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे, शारजा का फंसा पिच होता है। दूसरा, दुनिया का सबसे बेस्ट स्पिन अटैक अफगानिस्तान के पास है और फिर शारजा में वो बहुत क्रिकेट खेलते हैं, हमारे प्लेयर नहीं खेले हुए थे। सो आप ये समझे कि भूखे शेर के आगे हिरन को डाल देने वाली बात थी। तो बहुत ही पुअर चॉइस थी कि एक्सपेरिमेंट करने की, किस सीरीज में करना चाहिए ये भी देखना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जो है वो खुल के एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे थे, कभी बाबर ओपन तो कभी साथ दूसरा एक, कभी रिजवान ओपन तो कभी दूसरा एक। फिर साहिबजादा फरहान बड़ा रन्स करके आने वाला प्लेयर था, 4-5 सीजन से परफॉर्म कर रहा है, उसको ओपन के बजाय मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर को अनाउंस किया कि वो, अच्छा साहिबजादा फरहान को न्यूजीलैंड सीरीज में अनाउंस किया ये ओपनर है, उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया। एक को अनाउंस किया ये मिडिल ऑर्डर है, उसको ओपन पे खिलाया। तो ये मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इतना कोई इन्होंने खिचड़ी बना दी चीजों की कि वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही उन्होंने एक और डबल किस्म की मुसीबत करके बना दिया। तो इन सारे मसाइल की वजह से, मिस मैनेजमेंट की वजह से, गलत नंबरिंग की वजह से जो है वो हम ज्यादा इस अच्छा, एक चीज अमर मुझे समझ नहीं आती, हम लोग क्रिकेट खेलते नहीं है, मैं तो नहीं खेलता, आपको तो फिर चले खेलने का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ओब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे तो हम नहीं खेलते ना, हम तो क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। हम अगर टेक्निकली इतनी बातों की निशानदेही कर सकते हैं, या आप जैसे जो लोग हैं, तो ये टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं समझती यार? इनका हमसे कोई मसला है कि जो बात हमने करनी है वो इन्होंने नहीं करनी है ऑन ग्राउंड, या फिर को पर्ची कल्चर है, क्या है? आई मीन व्हाई इट्स नॉट बीन हैपन? हम दुनिया से नहीं सीख सकते कि दुनिया कैसे कॉम्बिनेशंस बनाती है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करती है? क्यों होता है ये? फिर नियतों का फतूर है। और आपने देखा कभी सही जो ईमानदार लोग होते हैं PCB के साथ काम ही नहीं कर सकते। PCB के साथ वो बंदा ठहर जाता है जो जी हुजूरी करता है, जो एडजस्ट कर लेता है माहौल के अंदर, उनकी गलत बातों के साथ अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है। अच्छा बंदा तो रुकता ही नहीं है। और नियतों का फतूर है, पता सबको होता है, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है वो बच्चा नहीं होता, उसको पता है सब कुछ क्या है। लेकिन 2 तेरे खेलेंगे, 2 मेरे खेलेंगे,
बहुत सारे मामला आप समझते हैं ना, इसी चीचो वजह चीच से गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, ये चल रहा है। ओके ओके। कल आपने एक अपने फेसबुक के ऊपर आपने एक वो शेयर किया था जिसमें आपने मुख्तलिफ ऑफिशियल्स का जिक्र किया था और यू वर सेइंग कि पूरी जफर मौज है जो कि वर्ल्ड कप में जा रही है और उसमें आई मीन देयर वर लॉट्स ऑफ कोचेस। यार मुझे तो पता नहीं था इतने कोच हैं पाकिस्तान टीम के, इंक्लूडिंग फिजियोज एंड ऑफिशियल्स मिला के, तो बहुत बड़ा नंबर बनता है। तो ये इतनी बड़ी तादाद क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? इतनी तो हमारी टीम नहीं है जितने ऑफिशियल्स जा रहे हैं साथ। अच्छा, मैं अगर आपको इसमें ईमानदारी से बताऊं, दुनिया अब ना काफी ज्यादा ऑफिशियल्स कैरी करती है। मसला ना ऑफिशियल्स कैरी करने का नहीं है, ये इनका तरीका वारदात मैं आपको बताता हूँ। ये करते क्या है कि आप देखिए जो साइकेट्रिस्ट होता है ना वो भी जाता है, या मेंटल फिटनेस वाला कोच वो भी चला जाता है। कोई मसला नहीं, आजकल दुनिया मेंटल हेल्थ को बहुत वैल्यू कर रही है, लेकिन ये इस आड़ में अपना को बंदा एडजस्ट कराते हैं। चल तेरा टूर हो जाएगा, तेरी डेली बन जाएगी, तेरे पैसे, यानी एडजस्ट करते हैं लोगों को। ये उसका जो सही फायदा जो बाहर के मुल्क वाले या यूरोपियन या गोरे जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं उठाते हैं, ये उसमें बंदे एडजस्ट करते हैं। फील्डिंग कोच ले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको इनकी वारदात बताता हूँ। थ्रो डाउन जो प्लेयरों को करता है ना, चल यार आज तेरा टूर लगवा देता हूँ, तेरी मौज लग जाएगी। तो ये इस तरह से चीजों को लेके और इस तरीके से फिर हमारी क्रिकेट अल्टीमेटली बुरी तरह सफर करी। आई एग्री। थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आ जाएं अब। चलें, जो हुआ वो तो हुआ, आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्समैनशिप आगे बढ़ने का नाम है। 4th T20 जो हमने खेलना है उसमें क्या स्ट्रैटेजी है यू एक्सपेक्ट बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर होनी चाहिए हमारी? एक तो हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ 2-3 चेंजेस। हम वी वर एक्सपेक्टिंग कि आजम ड्रॉप होंगे, शादाब भी रेस्ट करेंगे, हारिस भी मे बी ना हो, लेकिन चौथे मैच में अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज डू एंड डाई है यार, एक मैच तो जीतना है हमने वर्ल्ड कप से पहले। मेरा ये ख्याल है कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए। जो भी गलती जो है ना, गलती को सही करें, प्लेयर को बाहर ना निकालें। आप चेंज करते रहेंगे, आखिरी मैच रह गए, आपने वार्म अप भी कोई नहीं खेलना, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, तो वो चेंज जो है ना तो प्लेयर को फायदा देगी ना टीम को फायदा देगी। तो स्टेबिलिटी लेकर आए और जो गलतियों की निशानी दे करके उनको ठीक करें, प्लेयर चेंज ना करें, इनको कॉन्फिडेंस दें प्लेयर्स को, तो इन्हीं से आपको बेटर परफॉर्मेंस लेंगे। ठीक है, ठीक है। ज्यादा तब्दीलियां जो है ना वो तंग करती हैं। ओके अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड फॉर बीइंग विद अस। अहमद नजीब हमारे साथ मौजूद थे, अपना हमारे सामने रख रहे थे। बाबर आजम शायकीन के सामने तो बड़े एग्रेसिव नजर आते हैं। कल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, शायकीन जब उनको तंग कर रहे थे, तंग तो नहीं कर रहे थे बेचारे, जरा सेल्फियां ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ना चढ़ें आप, गुस्से में हो गए। वो बात अपनी जगह ठीक है, जरा परफॉर्मेंस भी दिखाएं, क्योंकि जब सोशल पे हमने देखा ज्यादा लोग कह रहे थे परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आपकी, आप लोगों पे गुस्सा नहीं करें, परफॉर्म करें। सो इस तरह के कमेंट्स जब आते हैं तो ये डेंजरस होते हैं फ्यूचर के लिए। वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट विशेस है, अगले मैच के लिए भी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। चैंपियन से तो हम ऑफ एंड ऑन आपको मिलवाते ही रहते हैं। एक और चैंपियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। एशियन मैस रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते, पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, अली रजा इनका नाम है, और उज़्बेकिस्तान में ये चैंपियनशिप एशियन मैस रेसलिंग चैंपियनशिप मुनक्किद हुई थी। इसमें ऑब्वियसली उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि किसी एथलीट का इन मुकाबलों में शामिल होना ही बड़े एजाज़ की बात होती है हमारी तरफ से, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, और फिर वहाँ पर जाके मेडल्स जीतना तो क्या ही बात है जनाब। 80 किलोग्राम कैटेगरी का ये मुकाबला था और इसमें ये मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। इस वक्त अली हमारे साथ मौजूद हैं, सो उनसे हम बात करते हैं। अली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अली। आप के बारे में हमें जानकर और आपकी फतह को जानकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इतना अच्छे से परफॉर्म किया। हाउ इट हैपेंड जी, कैसा रहा ये सफ़र, कैसी थी ये जर्नी? ये अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा है, खेले हैं, कोई अच्छा सीखने को मिला है। देखिए ना, ये बेसिकली गेम है रशिया की, किर्गिस्तान की, और हम उनसे खेले हैं, खेल के कुछ मिला है नया खेलने को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस दफा ब्रोंज मेडल लेके आया हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गोल्ड लेके आऊँगा। इंशाल्लाह हमारे लिए भी गोल्ड है। आपने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का झंडा पहन के खेले, ये भी हमारे लिए गोल्ड है, गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि मेडल्स मैटर नहीं करते, गेम और आपका जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। आपका ताल्लुक भलवाल से है, यही से आपका ताल्लुक है? जी भलवाल शहर से है मेरा ताल्लुक, और यहाँ जो ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं वो राजा कदीर हैदर साहब है। अच्छा, तो कभी सोचा था अली बलवाल से उठ के आप इंटरनेशनल अरीना पे जाएंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, मेडल लेके आएंगे, कभी सोचा था ऐसा? जी ये सोचा नहीं था, खेल रहे थे, ये सोचा नहीं था हम इतना ऊपर जाएंगे, ये नहीं सोचा। ये हमारे जो उस्तादों की है, ये वो ही करमवादी है उनकी और अल्लाह की, जो हमें इस मुकाम पे लेके आए। कैसा फील होता है आसपास दोस्तों को, रिश्तेदारों को जिनके साथ खेलते रहे कि यार बलवाल दा मुंडा इन्ना उत्ते चला गया माशाल्लाह, कैसा फील होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लगता है। देखो ना, कोई भी थल्लों उठ के जाता है ना उत्ते ते वो बड़ा प्राउड फील होता है अपने आप ते, यार मैं एक छोटा जिहा गलियां खेलदा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इंटरनेशनल खेल के आया हूं। ते प्राउड होता है, अपने घर दे फैमिली ਨੂੰ प्राउड होता है, बाहर दोस्त वगैरह इन्हां ਨੂੰ प्राउड होता है।
बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इस गेम के बारे में, जो मैस रेसलिंग है, इसके बारे में हमें बताइए। ये बाकी जो रेसलिंग्स हैं या बाकी टाइप ऑफ रेसलिंग है उससे कैसे मुख्तलिफ है? थोड़ा सा इस गेम के बारे में बताइए। ये ऐसी गेम है, सेंटर में बोर्ड होता है, लकड़ का ना बोर्ड बना होता है। ठीक है। तो जो दो आदमी है वो बैठते हैं, दोनों एक दूसरे के दोनों चेहरा करके बैठ जाते हैं। ठीक है। तो ये स्टिक हाथ में पकड़नी होती है, जिसने पहले स्टिक खींच ली या आदमी को खींच लिया वो जीत गया। इसमें 2 पुल होते हैं, जो बेस्ट ऑफ 3 जिसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बड़ा जोर का, बड़ी मैस पावर का काम है, ये बहुत ताकत का काम है ये बहुत टेक्निकल भी है और ये पावर का काम भी है। देखिए कोई भी गेम है उसमें पावर लगती है। और आपकी तकनीक अच्छी हो और आप ट्रेनिंग अच्छी करके गए हो तो फिर आपको इतना महसूस नहीं होता। तो पाकिस्तान में तो अक्सर एथलीट ये गिला करते नजर आते हैं कि टेक्निकल फैसिलिटीज इतनी नहीं है, उनकी डाइट इतनी अच्छी उनको नहीं मिलती, बजट्स नहीं होते, जिम्स इतने अच्छे नहीं हैं अप टू द मार्क जिसमें वो ट्रेन करें। आपका भी कुछ ऐसा ही है मसला? हमारा जो मसला है वो जिम और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑल पावर जिम है, उसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद है। और जो हमारे गवर्नमेंट है ना वो नहीं है निज़ाम। देखिए ये अभी मैं गया हूँ, ये स्पॉन्सर मैंने इकट्ठे किया, ये भी उनका मैं शुक्रिया अदा करता जाता हूँ। साथ साथ नेक्टर कंपनी का, शाह सवार कंपनी का, आज अकबर तिवाना साहब का और नासिर कालू साहब का, जिन्होंने स्पॉन्सर किया और मैं आज खेल के इधर आया हूँ वापस। ठीक ठीक, ये हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, लेकिन ये ऑब्वियसली लोकल स्पॉन्सर्स थे, ये कोई कॉर्पोरेट या नेशनल लेवल के स्पॉन्सर्स नहीं थे जो आपको मिलने चाहिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे कर रहे थे। आपको कोई हुकूमत ने कोई सपोर्ट, कोई मदद नहीं दी, हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत? देखिए हमारे जो हुकूमत पंजाब कुछ करती ना हमारे साथ, तो हमने ये ब्रोन ही था लेके आना, हमने गोल्ड लेके आना था, पर हुकूमत में पूछती नहीं है। स्पोर्ट्स बेस में हमने 1-2 दफा बात की है हमारी कमेटी में बलवाल में, उन्होंने कहा स्पॉन्सर आपको दे नहीं सकते, हमारे पास फंड ही नहीं आया। ठीक है, तो हमने कोशिश ही दोबारा की। देखे ना, एक जो लड़का है वो तैयार होता है जिम में, आप एक आम इंसान को देख लें, उसकी डाइट बहुत मुश्किल से पूरी होती है, और हम एक प्लेयर हो के हम डाइट अपनी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। तो क्या आप इस प्लेटफॉर्म से अली कहना चाहोगे हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान को? मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो बड़ी बात करती हैं कि मैंने स्पोर्ट्स को फैलाना है, लोगों को मौका देना है। आप एक मिसाल हो कि आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिली। आप क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या वफाकी गवर्नमेंट से? जी देखें, वो बातें करते रहे, उन बातों से कोई हमें मतलब नहीं है। हमारे या तो कुछ करके दिखाए ना हमें, तो फिर हम बोलेंगे यार ये अच्छे हैं। कुछ करके दिखाने ही नहीं है तो फिर हमें कैसे कह सकते हैं हम उनको यार ये अच्छे हैं? बातों से कोई नहीं, बातों तो सारे करते हैं। ठीक है, बात तो ये है हमें करके दिखाएं। आपने बहरहाल अली करके दिखाया है और आपने अपने आप को प्रूफ किया, जबरदस्त प्रूफ किया, हमें बहुत फख्र है आप पे। और उसके साथ साथ ये वही मसला, ये वही अलमिया है जिस पे हम बात करते रहते हैं। एक्सप्रेसो ने ये बेड़ा उठाया, हम मुसलसल इस पे बात करते रहते हैं। सो चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपकी जानिब ज़्यादा इशारा है चूँकि इनका ताल्लुक पंजाब से। वैसे सभी पे जिम्मेदारी आयद होती है और कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि इनको स्पॉन्सर करें। आई ऑलवेज से एक एथलीट पर कितना ही खर्चा आ जाता है उनके एक विजिट के ऊपर, फ्यू लैक्स। इनको सपोर्ट करें, ये पाकिस्तान का झंडा पहन के खेलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आखिरी हिस्से को हम एक अच्छी खबर के साथ इख्तिताम पजीर करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज की। पाकिस्तान का पहला मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के नाम रहा था। पाकिस्तान ने बीट किया ऑस्ट्रेलिया को। 2 मैचेस बाकी हैं, एक आज होना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा खेल रही है और हम मुसलसल वॉलीबॉल को प्रमोट करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म सामने रखे हुए हैं, तो हम इस पर बात न करें। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन मुराद मौजूद हैं, इससे पहले भी तशरीफ ला चुके हैं, एंड थैंक्स अ लॉट टू हिम बिकॉज अभी भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो फौरन से उन्होंने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूं, क्योंकि हमें खुशी बड़ी थी कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रहा है। मुराद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप जीत आप रहे हैं, लेकिन ओबियसली खुशी पूरी कौम को है और हमें बहुत ज्यादा है बिकॉज वी हैव इनिशिएटेड कि हम वॉलीबॉल को सपोर्ट करें और प्रमोट करें। कैसी फीलिंग है? बड़ा जबरदस्त पहला मैच हुआ और बड़ी जबरदस्त फतह हुई मुराद। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा करम है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी हमें बड़ी ज़्यादा खुशी है। पब्लिक सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रही है और फिर जब आप जीतते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपका मोरल और अप हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपना मुल्क और अपने लोग और फिर
विक्ट्रीज भी रेगुलर आ रही है। ये फैक्टर कितना रोल प्ले कर रहा है कि अपने लोगों के बीच में आप खेल रहे हैं और बड़ा टाइट मार्जिन हमने देखा, और लेकिन तीनों सेट्स आपने जीते, 25-23, 25-23 और 20-25 से आप लोग जीते। सो कैसा फील है? जी बिल्कुल, हमारे तकरीबन ये सारे जितने भी पीछे इवेंट्स हुए हैं तो वो दूसरे मुल्कों में होते हैं। जो वहाँ पे पब्लिक होती है वो उनके अपनी जो टीमें होती है उनको सपोर्ट करती है। तो हमने हमेशा इस चीज़ को मिस किया है कि हमारे अपने यहाँ पे कोई इवेंट हो और हमारी अपनी सपोर्ट भी हो। तो यहाँ पे जो हमारी पब्लिक सपोर्ट है उसका हम फ़ायदा ले रहे हैं क्योंकि वो हमें चीयर अप कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। बाकी मैच हमारा 3-0 ही रहा, नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हमारी टीम ने तकरीबन खेल के सारे शोबों में, सारे डिपार्टमेंट्स में डोमिनेट किया है और ये इस चीज़ का नतीजा है कि हम इतनी बड़ी टीम को 3-0। मुझे टेक्निकल साइड का तो ऑस्ट्रेलिया का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ कि फिटनेस एंड उनका बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जितने भी फॉरनर प्लेयर्स या टीम्स होती हैं वो फिटनेस के ऊपर बहुत तवज्जो देती हैं। उसके बावजूद हमारा जीतना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। टीम कंपैरिजन के बाद आज के मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? क्या इंशाल्लाह आज हम सीरीज़ अपने नाम कर रहे हैं आज का मैच जीत के? जी बिल्कुल, जैसे आपने फिजिकल फिटनेस की बात की या हाइट की बात की, तो उनकी तकरीबन 2 मीटर से अप उनकी ना एवरेज हाइट है। और ना सिर्फ ये कि फिजिकल फिटनेस और हाइट, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े लेवल पे खेलती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, तो वो एशिया में भी खेलती है और यूरोप में उनके ज़्यादा होते हैं। हमारी जो वॉलीबॉल नेशंस लीग होती है जो कि हमारा आगे का टारगेट है कि उसके लिए हम मतलब क्वालिफाई करें, तो ऑस्ट्रेलिया उस लेवल पे भी खेलते रही है, मतलब जितनी भी बड़ी टीमें हैं उनके साथ खेलती रही है और उनको भी टफ टाइम देते रहे। तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशहाल बात है कि हम यहाँ पे आकर उनको उनकी सेम वही टीम को 3-0 जीत रहे हैं और इंशाल्लाह आज के मैच में भी सेम रिजल्ट हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी टीम स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। क्योंकि इस चीज़ के भी चांसेस है कि हम अपने बेंच प्लेयर्स जो है हमारे रिजर्व जिनको कल चांस नहीं मिला, हो सकता है कि हम उसको भी ट्राई करें। तो अच्छा। उनको भी ट्राई करने के बावजूद हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उनको जीतें। अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक मैच जीतने के बाद बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए और फिर थर्ड मैच के अंदर अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आया जाए। बिल्कुल ठीक है। इन दी एंड क्राउड के हवाले से मुराद कुछ कहना चाहें? क्राउड आ रहा है या मजीद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज फिर आपका मैच है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी बिल्कुल, कल के मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था और कल क्योंकि पहला मैच था, हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को पता भी ना हो क्योंकि मोस्टली हम थ्रू सोशल मीडिया ही अपने फैंस को बताते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पिछला जो सेंट्रल एशियन लीग थी वो भी जब एंड वाले दिन आगे फाइनल पे बहुत अमेजिंग क्राउड था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी चूंकि अगर हम जीते तो सीरीज का ये डिफाइनिंग मैच होगा और कल का भी मैच है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जब आप सीरीज जीतेंगे हम दोबारा आपसे बात करेंगे। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे बिकॉज वी वांट वॉलीबॉल टू बी प्रोमोटेड, ज्यादा सामने आए, ज्यादा लोग इस बारे में बात करें। मुराद, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और हमारे साथ मौजूद थे विनिंग टीम के कैप्टन पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आज शाम को मैच है, जरूर जाके लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद में देखिएगा और टीम को सपोर्ट कीजिएगा। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। वेरी गुड डे। कल दोबारा आने के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा एट 9 AM। अल्लाह हाफिज़।